आई एम बी के मिश्रा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम भागलपुर। आज हम आपको इम्यूनिटी के बारे में चर्चा करेंगे। ये कोरोना काल में बहुत सारी बातें सिर्फ इम्यून सिस्टम के बारे में हुआ और आपको जो वैक्सीन दिया गया वह वैक्सीन ही इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। इसके अलावा वैक्सीन में कुछ नहीं है। ये इम्यूनिटी क्या होता है? Resistance of host against pathogen and their toxic products is called immunity। यानी जो भी पैथोजन हम किसको कहेंगे? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो रोग उत्पन्न करता है ऐसे सूक्ष्म जीव को हम रोगाणु कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। तो इसको हम फॉरेन पार्टिकल भी बोल सकते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स के अंतर्गत आता है बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स ऑफ फंगस, प्रोटोजोन्स, एग्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्चेलमिन्थीज एंड सो ऑन। तो फॉरेन पार्टिकल बोले तो इन सभी को आपको कंसीडर कर लेना होगा। तो यह जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो यह प्रोडक्शन के लिए, किसका प्रोडक्शन? अगली पीढ़ी का, न्यू जनरेशन, यानी रिप्रोडक्शन करेगा। तो अगर यह रिप्रोडक्शन करेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा और इस फॉरेन बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को हम एंटीजन कहते हैं। जैसे ही एंटीजन का सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बी सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है और यह एंटीबॉडी एंटीजन के साथ एमेलगेमेट होकर उसे या तो समाप्त कर देता है या उसके टॉक्सिसिटी को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। दिस इज इम्यूनिटी। अगर इसके हम टाइप्स को देखें तो पहला है इनेट इम्यूनिटी। ये इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? यह जो इनेट इम्यूनिटी है एक्चुअली जो जन्म के साथ हमें इम्यून सिस्टम प्राप्त होता है उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप के द्वारा, चूंकि किसी भी संतति यानी ऑफस्प्रिंग के शरीर के अंदर एक सेट फादर का होता है क्रोमोसोम का और दूसरा सेट क्रोमोसोम का मदर का होता है, यानी माता पिता से क्रोमोसोम के साथ जीन भी इनहेरिट करता है। तो जन्म के साथ जो इम्यूनिटी हमें प्राप्त होता है उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहेंगे और यह इनेट इम्यूनिटी कई प्रकार का होता है। पहला है एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर इसमें आता है स्किन, या जो हमारा स्किन है इसके सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर या तो क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में ऐसा भी प्रोटीन हमको मिलता है जिसका फर्दर डाइजेशन पॉसिबल नहीं है और यह हमारे लाइसोसोम या सेल के अंदर आकर स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो यह अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को सेल से बाहर निकाल देता है। तो सेल से बाहर अगर वाटर निकला तो इसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह डिक्रीज करेगा, चूंकि वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज किया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा जिसके कारण सेल श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो यह श्रिंक करेगा, अब कंपैरेटिवली छोटा हो गया। और एक समय ऐसा आता है कि यह केराटिन का कंटीन्यूअस लेयर बना लेता है जो काफी हार्ड होता है, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। यह स्ट्रेटम कॉर्नियम इतना हार्ड होता है कि इसको पेनिट्रेट कर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर नहीं आ पाता है।
दूसरा है इसका म्यूकस। हमारा नेजल चैम्बर हो या विंड पाइप हो या ओइसोफेगस हो, सभी का ल्यूमेन कॉलमनर एपिथेलियल सेल द्वारा लाइंड होता है और इसके बीच बीच में म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है जो लगातार म्यूकस का सेक्रीशन करता है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल एयर के द्वारा, फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो यह उसको ट्रैप कर लेता है और यह फॉरेन पार्टिकल इमोबिलाइज होकर मर जाता है। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं HCl। हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक ऑक्जेंटिक सेल पाया जाता है जो लगातार HCl का सेक्रीशन करता है। जब कभी भोजन के साथ फॉरेन पार्टिकल स्टोमक के अंदर प्रवेश करता है तो वह HCl में डिसॉल्व हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा होता है बाइल। बाइल का सेक्रीशन हमारे लीवर में होता है और यह हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। यह बाइल अल्कलाइन इन नेचर होता है और अल्कलाइन मीडियम में कोई भी फॉरेन पार्टिकल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, वह जीवित ही फिर नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये दूसरा लेवल है हमारे इम्यून सिस्टम का। तीसरा होता है सेरुमेन। हमारा जो कान का एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है उसका अंदर वाला 1/3 पोर्शन मस्कुलर होता है और उसमें सेरुमेन ग्लैंड पाया जाता है। यह लगातार सेरुमेन का सेक्रीशन करता है जो वैक्स लाइक प्रोडक्ट है और जब एयर के साथ वेव हमारे कान के अंदर प्रवेश करता है एयर के द्वारा तो उसमें जो फॉरेन पार्टिकल है उसको यह सेरुमेन ट्रैप कर लेता है और वह इमोबिलाइज हो जाता है, फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा होता है फैगोसाइटिक बैरियर। मोनोसाइट्स, फैगोसाइट्स, यह हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच गया है तो यह उसको फैगोसाइटोसिस के द्वारा खा जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। चौथा है इंफ्लेमेटरी बैरियर। जब कभी हमें चोट चपेट लगता है तो ब्लीडिंग होने लगता है। जिस जगह से ब्लीडिंग हो रहा है उस जगह का टिश्यू प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रीशन करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है सिकुड़न उत्पन्न करना या कॉन्स्ट्रिक्शन उत्पन्न करता है, जिसके कारण जिस जगह पर यह कटा रहता है उस जगह का ब्लड वेसल सिकुड़ना शुरू हो जाता है और अगर वह सिकुड़ गया तो अब यह पोर इतना छोटा हो जाता है कि प्लाज्मा के अलावा इससे कुछ निकल ही नहीं सकता है। अब 4 तरह की बात होती है। अगर आपको चोट चपेट लगा तो उस जगह स्वेलिंग होगा, उस जगह बर्निंग होगा, उस जगह पेन होगा और हो सकता है आपको फीवर आ जाए। तो इस प्लाज्मा में प्रोटीन होता है जो फॉरेन पार्टिकल के वॉल में छेद कर देता है, उसको पंक्चर कर देता है और उसमें जल भर जाता है, फाइनली वह स्वेल होकर बस्ट कर जाता है। अब जो टिश्यू है
चूंकि फिर भी अगर उस जगह पर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है तो वह अपने ग्रोथ के लिए प्रोटीन का सेक्रीशन करेगा। तो उस जगह का जो टिश्यू है वह इंडोजिनस पायरोजन का सेक्रीशन करता है और यह इंडोजन पायरोजिनस या हमारे ब्रेन में आकर स्टोर होना शुरू हो जाता है। ब्रेन में एक डेफिनेट अमाउंट में जब यह स्टोर होता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रीसेट हो जाता है। यह टेम्परेचर इतना होगा कि जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर आया है उस टेम्परेचर पर यह ग्रो नहीं कर सके। कहने का मतलब यह है जब कभी आपको फीवर आता है तो सिर्फ फीवर का दवाई नहीं खाइए, क्योंकि यह टेम्परेचर इतना ही सेट हुआ है कि उस जगह पर जो इन्फेक्शियस फॉरेन पार्टिकल्स आया है यह उसको ग्रो करने नहीं देता है। अगर आप फीवर का दवाई लेते हैं तो साथ में आप एंटीबायोटिक भी लीजिए ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। दिस इज ऑल अबाउट innate immunity, and second one is acquired immunity। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम उसको कहते हैं जो हम अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं, यानी जेनेटिक मेकअप के द्वारा यह नहीं आया है, माता पिता से यह ट्रांसफर नहीं हुआ है, बल्कि हम अपने जीवन काल में इसे हम डेवलप करते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, यह पैसिव इम्यूनिटी फिर से दो प्रकार का होता है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी से अर्थ यह है कि अगर एक बार आपको कोई रोग हो जाए और वह रोग फिर से नहीं हो, जैसे एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स, ये अगर एक बार हो जाता है तो दोबारा नहीं होता है, यानी खुद ब खुद हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट इम्यून हो जाता है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब कृत्रिम तरीके से हम कुछ देते हैं, जैसे डीपीटी का टीका, डीपीटी, डिप्थेरिया, पोर्टोसिस और टिटेनस, या वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो इसको हम कहीं दूसरे जगह डेवलप करते हैं, उसके बाद इंजेक्शन के रूप में किसी को हम देते हैं। दूसरा होता है एक्टिव इम्यूनिटी। यह भी दो प्रकार का होता है। पहला है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत दूध की सहायता से जो प्रेग्नेंट फीमेल में ऑफस्प्रिंग का विकास हो रहा होता है, एम्ब्रियो का विकास हो रहा होता है, तो दूध के साथ या प्लाजेंटा के द्वारा उसके अंदर यह चला जाए। बच्चे का जन्म हो गया है तो दूध के द्वारा जाएगा, बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तो प्लाजेंटा की सहायता से जाएगा। तो इसको हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे टिटेनस, इसके लिए हम एटीएस का इंजेक्शन देते हैं, एंटी टिटेनस सीरम। यह एंटी टिटेनस सीरम हम टिटेनस के
फॉरेन पार्टिकल को घोड़े के सीरम में डाल देते हैं और फिर घोड़े के सीरम को जब हम निकाल कर इंजेक्शन के रूप में लगाते हैं तो उसी को एटीएस का इंजेक्शन कहते हैं। तो एटीएस, थैंक यू, दैट्स ऑल।